कहानी की शुरुआत एक खुशनुमा परिवार से होती है जो कैरेबियन सागर के बीच अपनी यॉट पर छुट्टियां मना रहा था। माँ जूलिया तैरने के लिए समुद्र में उतरती है। अचानक पानी के नीचे किसी चीज ने उसका पैर पकड़ लिया और वो घबराकर मदद के लिए चीखने लगती है। टॉम देर से ही सही लेकिन आवाज सुनकर तुरंत पानी में कूदता है और जूलिया को डूबने से बचाकर मुश्किल से वापस यॉट पर ले आता है। जूलिया सहमी हुई थी और समझ नहीं पा रही थी कि पानी में उसके साथ अचानक क्या हुआ था। वो इसे तेज बहाव का असर मानकर खुद को संभालती है। अचानक यॉट जोर से हिलने लगता है और इस झटके से बेन फिसलकर गिर जाता है। टॉम को शक होता है कि यॉट के नीचे कुछ टकराया जिससे यॉट को नुकसान पहुंचा है। वो जान जाता है कि अब तुरंत मदद बुलानी होगी। जूलिया बार बार रेडियो पर कॉल करने की कोशिश करती है और कैसी मोबाइल पर सिग्नल खोजती है लेकिन कोई संपर्क नहीं होता। थोड़ी देर बाद यॉट का इंजन भी बंद होकर नाव बीच समंदर में ठहर जाती है। अचानक रडार पर हलचल होती है और आसमान से आग के बड़े बड़े गोले जमीन पर गिरने लगते हैं। एक आग का गोला यॉट के पास पानी में आ गिरता है तो टॉम घबराकर इंजन चालू करने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि ये उल्का पिंड नहीं बल्कि जलते हुए सैटेलाइट हैं जो आसमान से बरस रहे थे। तभी यॉट के इंजन से धुआं निकलता दिखाई देता है। टॉम भागकर देखता है तो पता चलता है कि इंजन जलकर बिल्कुल खराब हो चुका है। हवाएं भी तेज होने लगती हैं, इसलिए परिवार अंदर केबिन में छिप जाता है और टॉम देखता है कि कंपास की सुई पागलों की तरह घूम रही है। यॉट जोर जोर से हिलती है और एक जोरदार झटके में बेन फिर गिरकर चोट लगाता है। बाहर खतरनाक तूफान आ चुका था। टॉम मुश्किल से एक बॉक्स से लाइफ जैकेट निकालकर सबको पहनाता है। तभी बिजली चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तेज हवा दरवाजे खोल देती है और खिड़कियां तोड़कर भीतर आने लगती हैं। टॉम एक इमरजेंसी फ्लेयर जला देता है और फिर चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह जब परिवार जागता है तो पाता है कि वे किसी तरह तूफान से जिंदा बच गए हैं। हालांकि उनकी यॉट बुरी तरह टूट फूट चुकी थी। वे बाहर निकलते हैं और हैरत से देखते हैं कि दुनिया भर के समंदर पूरी तरह सूख गए हैं। यॉट अब पानी में नहीं बल्कि सूखी जमीन पर अटका हुआ था। चारों ओर जहां तक नजर जाती थी सूखी रेतीली समुद्री तलहटी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। कुछ पल तक पूरा परिवार स्तब्ध होकर इस अचानक बदले हुए मंजर को देखता रहता है। कैसी फोन में सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं मिलता। बेन आसपास बिखरे मृत समुद्री जीवों को उलट पुलट कर देखने लगता है। टॉम यॉट का कंपास चेक करता है और समझ जाता है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उलट चुके हैं। ये सुनकर कैसी का दिल बैठ जाता है। उसे डर है कि शहर में मौजूद उसके सारे प्रियजन शायद इस आपदा में खत्म हो गए होंगे। वो रोती हुई यॉट के केबिन में जाकर खुद को बंद कर लेती है और जूलिया जब उसे दिलासा देने की कोशिश करती है तो कैसी उन्हें भी अंदर नहीं आने देती। इधर जूलिया और टॉम मिलकर देखते हैं कि हादसे के बाद कौन कौन सा सामान काम का बचा है। रेडियो पर एक पनडुब्बी के कैप्टन से संपर्क होता है जो अपना नाम नाव बताता है। वो पुष्टि करता है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उलटने की वजह से ही समुद्र का सारा पानी हट गया है। कैप्टन नाव चेतावनी देता है कि समुद्र का पानी जल्द ही वापस आएगा, इसीलिए परिवार को जल्द से जल्द ऊंचाई वाली जगह पर पहुंचना चाहिए। उसकी सबमरीन भी जमीन पर अटकी है और उसमें केवल 3 लोगों के लिए जगह है। जूलिया और टॉम उससे आग्रह करते हैं कि वो उनके बच्चों को अपने साथ ले ले। कैप्टन नाव कुछ सोचकर मान जाता है और उन्हें अपने ठिकाने के कोऑर्डिनेट्स बता देता है। टॉम हिसाब लगाता है कि वहां पहुंचने में 2-3 दिन लगेंगे, इसलिए अगली सुबह तड़के निकलने की तैयारी होती है। अगली सुबह परिवार जल्दी निकलने की तैयारी कर रहा था। वे अपना जरूरी सामान पैक ही कर रहे थे कि टॉम को दूरी पर कुछ हलचल नजर आई। सूखी समुद्री जमीन पर एक लंगड़ाता हुआ अजनबी आदमी उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक देसी भाला था और साथ में एक जंगली कुत्ता भी भौंकता हुआ चल रहा था। टॉम चौकन्ना हो जाता है और आगे बढ़कर उस अजनबी का दोस्ताना स्वागत करते हुए उसे पानी की बोतल देता है। वो व्यक्ति किसी अजीब भाषा में बड़बड़ा रहा था जिसे टॉम समझ नहीं पाया। प्यासा अजनबी बोतल लेकर पानी गटक जाता है लेकिन तुरंत बाद वो अचानक बोतल से टॉम के सिर पर जोरदार वार करता है और टॉम के चेहरे पर एक लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है। जूलिया भयभीत होकर चीखती हुई दौड़ती है मगर तब तक देर हो चुकी थी। वो पागल अजनबी भाले से टॉम पर टूट पड़ता है और चंद पलों में टॉम की जान ले लेता है। अपने पति को इस तरह बेरहमी से मरते देख जूलिया सदमे में चीख उठती है, पर डर के बावजूद वो तुरंत बच्चों की तरफ पलटती है और जान बचाने के लिए उनकी ओर दौड़ती है। अजनबी अब जूलिया के पीछे भागता है और भागते भागते उस पर भाला फेंकता है जो जाकर जूलिया के कंधे को छलनी कर देता है। दर्द के बावजूद जूलिया तेजी से योट के भीतर पहुंचती है और बच्चों को चिल्लाकर छिप जाने को कहती है। फिर वो दरवाजा बंद करके अंदर से लॉक कर देती है। बेन और कैसी सोफे के नीचे छिप जाते हैं। जूलिया उन्हें इमरजेंसी वाली फ्लेयर गन पकड़ा देती है और खुद रसोई से एक चाकू लेकर बाथरूम में छिप जाती है। कुछ ही पलों में वो खूनी आदमी यॉट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। वो अंदर घुसते ही खाने पीने का सामान बटोरने लगता है और फिर लोगों को खोजने के लिए केबिन छानता है। धीरे धीरे वो बाथरूम तक पहुंच जाता है। ठीक उसी वक्त जूलिया बाथरूम की दीवार के टूटे हिस्से से सरककर बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। अजनबी बाहर झांक कर देखता है तो उसे जूलिया का पता नहीं चलता। जूलिया दबे पांव योट के दूसरे छोर की तरफ निकलने की कोशिश करती है लेकिन तभी उस आदमी का कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगता है। अचानक कुत्ता दौड़कर जूलिया पर हमला कर देता
देता है और दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। जूलिया मजबूर होकर अपने बचाव में चाकू निकालती है और तेज वार करके उस कुत्ते को मार डालती है। कुत्ते की आखिरी चीख सुनकर वो अजनबी आपा खो बैठता है और अपने मरे हुए कुत्ते को देख पागलों की तरह विलाप करने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर जूलिया चुपके से यॉट के बाहर घूमकर ऊपरी हिस्से पर चढ़ जाती है और तूफान में टूटी खिड़की से अंदर डेक पर फिर दाखिल हो जाती है। लेकिन तभी वो खूनी आदमी उसे देख लेता है और जूलिया को कसकर पकड़कर बेरहमी से पीटते हुए उसका गला दबाने लगता है। जूलिया की जान पर बन आई थी। ये भयानक दृश्य छिपे हुए बच्चे अपनी आंखों के सामने देख रहे थे और डर के मारे कांप रहे थे। आखिर कैसी हिम्मत जुटाकर बाहर आती है और हाथ में पकड़ी फ्लेयर गन सीधी उस आदमी के सीने में दाग देती है। तेज धमाके के साथ आग की लपटें फूटती हैं और देखते ही देखते उस आदमी के कपड़ों में आग भड़क उठती है। यॉट के केबिन में भी आग फैलने लगती है। कैसी और बेन चीखते हुए दौड़कर यॉट से बाहर निकल जाते हैं। जूलिया भी भागने को होती है, लेकिन बाहर जाने से पहले वो मुड़कर जलते हुए हमलावर को जोर से एक लात मारती है जिससे वो गिर पड़े। फिर जूलिया जल्दी से नक्शे वाला बैग और बाकी थैले उठाकर यॉट से बाहर कूद जाती है। बाहर बेन और कैसी अपने मृत पिता से लिपटकर बिलख रहे थे। जूलिया भी उनके पास घुटनों के बल गिरकर अपने पति के निर्जीव शरीर को गले लगाती है। तीनों रोते हुए टॉम को अंतिम विदा कहते हैं। उसी वक्त यॉट से झुलसा हुआ वो खूंखार आदमी बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। उसे जिंदा देखकर जूलिया के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत बच्चों का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगती है। कुछ ही पलों बाद उनके पीछे यॉट जोरदार धमाके के साथ फटकर तहस नहस हो जाती है। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक छोटा झरना मिलता है तो वे पानी पीने के लिए वहां रुकते हैं, मगर तभी दूर से फिर वही खतरनाक अजनबी दिखाई देता है जो उनका पीछा करते वहां तक आ पहुंचा था। परिवार घबराकर दोबारा भागने लगता है। वे आगे बढ़ते रहते हैं और रास्ते में सूखी जमीन पर जगह जगह मरे हुए समुद्री जीवों के शव और फैला हुआ कचरा दिखाई देता है। काफी दूर भाग लेने के बाद परिवार को लगने लगा कि शायद उन्होंने उस खतरनाक अजनबी से पीछा छुड़ा लिया है। अंधेरा घिरने पर उन्हें जमीन पर गिरा हुआ एक क्रैश हुआ हवाई जहाज दिखता है। वे उस टूटे विमान के अंदर रात बिताने का फैसला करते हैं। रात में तीनों मिलकर थोड़ा बहुत खाना बांटकर खाते हैं। जूलिया को टॉम की जैकेट में उनके परिवार की एक फोटो मिलती है जिसे देखकर वो भावुक हो जाती है। आधी रात को कैसी की आंख खुलती है तो वो विमान से बाहर थोड़ी दूर जाकर टॉयलेट के लिए बैठ जाती है। तभी अचानक अंधेरे में पीछे से वही डरावना आदमी चुपके से आकर कैसी का मुंह दबोच लेता है। कैसी घबरा जाती है और चीख भी नहीं पा रही थी, मगर इससे पहले कि वो अजनबी उसे और नुकसान पहुंचाए, जूलिया अचानक पीछे से उस पर टूट पड़ती है। अपने पति को खोने का गम और गुस्सा जूलिया के दिल में उबल रहा था और वो चाकू से पागलों की तरह उस आदमी पर ताबड़तोड़ वार करती है। जब तक वो दरिंदा जमीन पर निढाल होकर मर नहीं गया, जूलिया वार करती ही जाती है। अंत में कैसी दौड़कर आकर अपनी माँ को पकड़ती है और चिल्लाते हुए होश में लाती है। वो जूलिया को गले लगाकर रोती है और तब जाकर जूलिया का गुस्सा शांत होता है। सुबह होने पर वे देखते हैं कि उस आदमी की लाश पर अजीब कीड़े मंडरा रहे हैं तो परिवार डरकर वहां से जल्दी आगे बढ़ जाता है। कुछ घंटों बाद जूलिया और कैसी रास्ता देखने के लिए नक्शा निकालकर दिशा का अंदाजा लगा रही थी, जबकि बेन आगे आगे बिना रुके चलता जा रहा था। थोड़ी ही देर में वो काफी आगे निकल गया और एक गड्ढे में रुके हुए पानी को देखकर झुक गया। जूलिया की नजर पड़ते ही वो घबराकर दौड़ती है और बेन को खींचकर उस गंदे पानी से दूर हटाती है। वो बेन को समझाती है कि अनजान जगह का रुका हुआ पानी पीने से वो बीमार पड़ सकता है। तीनों तपती धूप में चलते रहते हैं और सिर पर छाया के लिए उन्हें कुछ नहीं मिलता। रास्ते में उन्हें कुछ पुरानी टूटी कुर्सियां मिल जाती हैं तो वे उन्हें जोड़कर छाया का एक अस्थायी शेड बना लेते हैं। बेन बहुत कमजोर हो चुका था तो उन्होंने तय किया कि उस रात वहीं रुककर आराम करें। अगले दिन सुबह तड़के जूलिया को अजीब सरसराहट जैसी आवाज से नींद खुलती है। वो उठकर देखती है तो दूर क्षितिज पर अनगिनत विशाल केकड़ों का झुंड तेजी से उनकी ओर बढ़ता दिखाई देता है। जूलिया घबराकर तुरंत कैसी और बेन को उठाती है और चिल्लाती है कि भागो। तीनों जान बचाकर पागलों की तरह मैदान में दौड़ पड़ते हैं। भागते भागते उन्हें सूखी जमीन पर फंसे एक बड़े जहाज के पास से गुजरना पड़ता है कि अचानक सैकड़ों भयंकर केकड़े उन पर टूट पड़े। जूलिया बच्चों को लेकर भागती हुई एक खाली कंटेनर के ऊपर चढ़ जाती है। ऊपर चढ़ते वक्त कुछ केकड़े जूलिया की घायल टांग से चिपक जाते हैं और उसे काट लेते हैं, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। लेकिन दोनों बच्चे पूरी ताकत से माँ को ऊपर खींच लेते हैं। तभी अचानक एक भीषण रेत का तूफान उठता है और केकड़ों का झुंड तितर बितर हो जाता है। जूलिया अपनी चोट और थकान के कारण बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ समय बाद जूलिया को होश आता है तो वो खुद को एक भयंकर रेत के तूफान के बीच अकेली पाती है। चारों तरफ उड़ती रेत के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था और बच्चे वहाँ नजर नहीं आ रहे थे। जूलिया घबराकर चिल्लाते हुए अपने बच्चों को पुकारने लगती है। वो पास पड़े एक लोहे के सरिये को हथियार के तौर पर उठा लेती है। तभी दूर से कैसी की आवाज सुनाई देती है और कुछ देर में कैसी दौड़ती हुई वापस आती है। वो हांफते हुए बताती है कि वे लोग मदद की तलाश में जहाज के दूसरी तरफ गए थे, लेकिन कोई नहीं मिला। थोड़ी ही देर में बेन भी मिल जाता है। उसने पास ही एक खुला कंटेनर ढूंढ लिया था जिसमें
जिसमें वे लोग तूफान रुकने तक छिप सकते थे। तीनों उस खाली कंटेनर के अंदर छिपकर बैठ जाते हैं और बाहर भीषण आंधी चलती रहती है। जूलिया अपनी घायल टांग को आग से दागकर खून बहना रोकती है। कुछ देर बाद रेत का तूफान थम जाता है। परिवार कंटेनर से निकलकर आसपास बिखरे कंटेनरों में खोजबीन करता है। उन्हें एक जगह ढेर सारी पानी की बोतलें मिल जाती हैं। वे अपनी बोतलें भरते हैं और साथ ही एक काम करता हुआ रेडियो और एक बंदूक भी ढूंढ लेते हैं। अब जूलिया रेडियो उठाकर कैप्टन नाव को संपर्क करती है और बताती है कि भाग दौड़ में उनका नक्शा कहीं गिरकर खो गया है। नाव जवाब देता है कि उस पर कुछ अजीब समुद्री जीवों ने हमला किया था। वे समुद्र की गहराइयों से निकल आए खतरनाक जीव थे जिन्हें अचानक मिली ऑक्सीजन ने उन्मादी बना दिया है। वो चेतावनी देता है कि समुद्र का पानी उम्मीद से भी पहले लौटने वाला है और उनके पास कुछ ही घंटे बचे हैं। कैप्टन नाव एक लाल फ्लेयर आसमान में छोड़ता है ताकि परिवार को उसका ठिकाना दिख जाए। जूलिया, कैसी और बेन दूर आसमान में लाल इशारा देखते हैं और उसी दिशा में तेज कदमों से चल पड़ते हैं। काफी देर तक चलते रहने के बाद आखिर उन्हें दूर क्षितिज पर पनडुब्बी की हल्की सी झलक दिखाई देने लगती है, लेकिन उनके और सबमरीन के बीच ऊंची ऊंची चट्टानों की एक पहाड़ी दीवार थी। परिवार हिम्मत करके उन पत्थरों के बीच रास्ता बनाते हुए ऊपर चढ़ने लगता है। तभी जमीन अचानक जोर से हिलती है और पहाड़ की चट्टानें सरकने लगती हैं। एक बड़ा भूस्खलन होता है और विशाल चट्टानों का ढेर जूलिया और बच्चों के बीच गिरकर रास्ता रोक देता है। जूलिया घबराकर चिल्लाकर पूछती है कि बच्चे ठीक हैं या नहीं। दूसरी ओर कैसी भी चिल्लाकर मां को पुकारती है। शुक्र था कि दोनों बच्चे सुरक्षित थे, लेकिन अब उनके बीच पत्थर की दीवार खड़ी हो गई थी। जूलिया चीख कर कहती है कि वे लोग बिना देर किए सबमरीन की ओर बढ़ जाएं। कैसी रोते हुए मना करती है, पर जूलिया वादा करती है कि वो उन्हें बाद में मिल जाएगी। आखिरकार कैसी मजबूर होकर छोटे भाई का हाथ पकड़कर बचा रास्ता पार करती हुई सबमरीन की तरफ चली जाती है। दोनों बच्चे उस चट्टानी अवरोध को पार करके पनडुब्बी के पास पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें कैप्टन नाव बुरी तरह घायल अवस्था में मिलता है। वो धीमी आवाज में कहता है कि अब सबमरीन बच्चों की है और वे उसे छोड़कर तुरंत निकल जाएं। कैसी को एहसास होता है कि सबमरीन में अब एक अतिरिक्त जगह बच गई है, यानी माँ को भी लाया जा सकता है। वो बेन को वहीं रुकने को कहकर तुरंत माँ को लेने वापस दौड़ जाती है। इधर दूसरी तरफ जूलिया को चट्टानों के पीछे से अनगिनत केकड़ों का विशाल झुंड अपनी ओर आता दिखता है। जूलिया के पास बंदूक थी। वो तुरंत उसे निकालकर केकड़ों पर गोलियां चलाने लगती है। कुछ केकड़े ढेर हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे केकड़े चारों तरफ से उस पर चढ़ रहे थे। जूलिया के पास पीछे हटने की जगह नहीं थी और वो अकेले इतने सारे केकड़ों का सामना नहीं कर सकती थी। उसी पल चट्टान के ऊपर कैसी दिखाई देती है और ऊंचाई से हाथ बढ़ाकर माँ को चढ़ने को कहती है। जूलिया अपनी पूरी ताकत लगाकर घायल टांग के बावजूद तेजी से चढ़ने लगती है और किसी तरह कैसी का हाथ पकड़ लेती है। कैसी भरपूर जोर लगाकर अपनी माँ को ऊपर खींच लेती है। नीचे गुस्साए केकड़े चटक रहे थे, लेकिन माँ बेटी जल्दी से चट्टान के उस पार उतरकर सबमरीन की ओर दौड़ पड़ते हैं। बेन पहले ही सबमरीन के ऊपर चढ़ चुका था और बंदूक से नीचे इकट्ठा होते केकड़ों पर गोलियां चलाकर उनका ध्यान भटका रहा था। उधर केकड़ों का झुंड कैप्टन नाव के लहूलुहान शरीर तक पहुंचकर उस पर टूट पड़ा। जूलिया सबमरीन के पास पहुंचते ही बेन के हाथ से बंदूक ले लेती है और बच्चों को हैच खोलकर अंदर घुस जाने को कहती है। वो बची हुई गोलियां चलाकर अधिकतर केकड़ों को दूर रखती है जब तक दोनों बच्चे सुरक्षित अंदर नहीं पहुंच जाते। अंत में गोलियां खत्म हो जाती हैं तो जूलिया बंदूक को फेंक देती है और जल्दी से हैच के अंदर कूद जाती है। कैसी और बेन मिलकर हैच का ढक्कन बंद करके अंदर से कसकर लॉक कर देते हैं। तीनों विंडो से बाहर देखते हैं। सैकड़ों केकड़े चारों ओर पनडुब्बी पर चढ़ गए थे और अंदर घुसने की राह ढूंढ रहे थे। उसी क्षण दूर क्षितिज पर महासागर की एक विशाल दीवार जैसी लहर लौटती हुई नजर आती है। जूलिया तुरंत बच्चों को सबमरीन की सीटों पर बैठाकर सीट बेल्ट बांधने को कहती है। वो खुद भी बेल्ट कस लेती है और दोनों बच्चों के हाथ थाम लेती है। कुछ ही सेकंड बाद प्रचंड समुद्री लहरें सबमरीन से टकराने लगती हैं और पनडुब्बी को बुरी तरह हिलाकर पटकती हैं। भीतर सब कुछ जोर जोर से हिलने लगता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तभी फिर से वही तीखी कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजती है और पूरा परिवार बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जूलिया, कैसी और बेन को होश आता है। वे फर्श पर गिरे हुए थे, लेकिन जिंदा थे और सुरक्षित थे। तीनों संभल कर उठते हैं और हैच खोलकर ऊपर बाहर निकलते हैं। बाहर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। सबमरीन अब एक उजड़े हुए शहर के बीचों बीच पड़ी थी। चारों तरफ ऊंची इमारतें टूटी फूटी खड़ी थीं और हर तरफ तबाही के निशान थे, मगर इसका मतलब था कि वे फिर से जमीन पर लौट आए थे। समुद्र की लहरें सबमरीन को बहाकर वापस शहर तक ले आई थीं। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन परिवार के मन में उम्मीद की किरण जाग उठती है कि शायद कहीं कुछ और लोग भी जीवित बचे होंगे। जूलिया अपने दोनों बच्चों को गले लगाती है और तीनों शुक्रगुजार होते हैं कि उन्होंने इस कयामत को झेलकर एक नई जिंदगी पाने का मौका हासिल कर लिया। अब उनके सामने एक पूरी नई दुनिया थी, जहां उन्हें दोबारा जीवन बसाने की उम्मीद के साथ आगे बढ़ना था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका तहे दिल से शुक्रिया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।